सबने कहा कि एक दफा वैसे डिस्कशन और प्रीवियस अभी जो रिसेंटली कल परसों वाला एग्जाम गुजरे वो डिस्कस कर लें, तो एक एक्सपीरियंस सबका ऐड ऑन हो जाता है। फिर हम टॉपिक वाइज इंशाल्लाह दोबारा से नया सेशन शुरू करेंगे। तो आई एम श्योर काफी सारे इसमें ज्यादातर तो वही स्टूडेंट्स आते हैं जिनका पास नहीं होता। कुछ कभी कभी बीच में हमारे पास पासिंग स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं, उनकी भी एडवाइस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एक्चुअली उनकी शायद थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उनको समझ आ गई होती है कि शायद पहले जो चीजें वो नहीं कर रहे थे और अब में अब क्या फर्क आ रहा है। तो किसी ने कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है या कुछ अदरवाइज डिस्कस करना है तो बताएं। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैं मैं भी वालेकुम पासिंग सलाम। कैंडिडेट हूँ। ओ मैम जबरदस्त। जी कौन मैम। इकरा? यस मैम। चलो कंग्रेचुलेशंस, बहुत खुशी हुई। और एक जान छुटी अब एक नया फेज मैं शुरू है आपका। तो इंशाल्लाह, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बाद ही असल एक्चुअली मैं तो कहूँगी कि ज्यादा सही। प्रोफेशनल लाइफ में अगर बहुत कि मैंने इसलिए रिकॉर्डिंग भी ऑन की हुई है, इंशाल्लाह मैंने यूट्यूब पे भी इसको ऐड कर दूंगी इस वीडियो को, क्योंकि ये इतने मैं कहती हूँ प्रेशियस वर्ड्स होते हैं कि बड़े काम आते हैं लोगों के। जी इकरा, कोई एडवाइस? मैम एडवाइस मेरी ये है, मैंने जब ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था जब मैंने दिया था मैम। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो बिल्कुल मुझे कुछ मतलब आता ही नहीं था। सेकंड अटेम्प्ट मैंने आपके सारे वीडियोस मैंने आपके देखे थे, और मैंने जो आप वर्ड्स बताती थी ना मैनेजमेंट के, मैम वो मैंने अपनी कॉपी में लिखे हुए हम्म। थे। और जैसे आपने आपका एक लेक्चर है लो लाइंग प्लेसेंटा और प्लेसेंटा डेटा स्पेक्ट्रम का, मैम वो मेरा केस आया भी हम्म। था, शॉर्ट केस था वो मेरा। तो उसमें उन्होंने हम्म। मैनेजमेंट पूछी मैम, वो ए टू जेड जो आपके वर्ड्स थे मैंने वही बताए थे। और वो मैम एग्जामिनर वो इतनी इम्प्रेस थी, उसने मुझे मतलब बहुत स्माइल दिया था। और उस पे मैं मतलब मुझे कंफर्म हो गया कि ये तो मेरा पास है। उसके बाद मैम सारे मतलब आपको ना वो फिंगर टिप्स पे आने वाली बातें होती हैं। जो भी मतलब जैसे हमने सिनेरियो रीड किया, मैंने वाकई में 2 दफा रीड हम्म। किया था हर सिनेरियो। और उसको मतलब फुल इंटरप्रेट किया कि मतलब मैंने क्या यहाँ पर बोलना क्या है, वो मैंने अपने माइंड में एक मैप बनाया हुआ था। उसके बाद मैं मतलब वही जो मैंने सोचा हुआ था वही सिर्फ 1 मिनट वो हम्म। मैंने सिर्फ वही बताया, और उससे आगे पीछे मैं नहीं हो रही थी कि ऐसे ना उसमें मैं फंस जाऊं। और ज्यादा फैंसी वर्ड्स यूज नहीं कर रही थी जहां मैं फंस रही थी, मतलब मैं सिंपल वर्ड्स में भी उनको मतलब अपनी बात कन्वे करने की कोशिश कर रही थी। और उन्होंने मुझसे सब फर्टिलिटी के बारे में जो क्वेश्चन पूछे, वो मैंने हम्म। जो अपने पेशेंट्स देखे हुए थे, अपने हमारे एक्सपीरियंस में जो आए हुए थे, वो सारे मतलब मेल सब फर्टिलिटी हमारा आया हुआ था। उन्होंने कहा कि आपने क्या करना है इसका। तो उसका एक सी बनता था उस स्टेशन में। उन्होंने ना हमसे हिस्ट्री पूछी, ना एग्जामिनेशन, कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा आप क्या क्या हम्म। इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे। हमने वो इन्वेस्टिगेशंस के नाम बस जो फिंगर टिप्स पे थे वही बताए। और के मेल में आपने वो स्क्रॉटल अल्ट्रासाउंड करवाना है, और कैरियोटाइप तक मतलब हम्म। सारे वो लाइन से जो भी हैं वो सारे हमने बताए। उसके बाद फिर आप क्या आपका प्लान क्या होगा। फिर मैंने कहा कि काउंसल करूंगी। कहती चलो मैं अभी पेशेंट हूँ, अभी आप काउंसल करके बताओ। मैंने काउंसलिंग शुरू की, बीच में उन्होंने रोक दिया। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, आप उसको, वो गरीब बंदा है, वो इक्सी नहीं हम्म। करवा सकता, आप क्या करोगी। मैंने कहा उनको फंड कर ऑप्शन दे देंगे कि वो फंडिंग करते हैं। कहते आपके पास होता है। मैंने कहा यस मैम, हमने वो ऑस्ट्रेलियन फर्टिलिटी सेंटर वालों से एक आईवीएफ करवाया था, तो वो फंड करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि आप दूसरा क्या ऑप्शन देंगी। बस मैंने कहा एडॉप्शन का। कहती अच्छा बस। उसके बाद मतलब उन्होंने कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं पूछा। और वो था, इसके अलावा हमारे एक और स्टेशन आया हुआ था लेबर का। उसमें वो लेबर के जो कार्डिनल मोमेंट्स थे वो पूछे हुए थे। वो हम लोगों ने बिल्कुल रिवाइज ही नहीं किए थे। वो कोई हमारे उसका आया हुआ था, फाइनल ईयर का क्वेश्चन आया हुआ था। तो उसमें बस मुझे सिर्फ वो अचानक से याद आ गया कि वो एड फायर के अकॉर्डिंग, वो निमोनिक के अकॉर्डिंग बताना है। तो टीचिंग स्टेशन था, लेकिन वो मैंने टीचिंग स्टेशन के वो जो स्टार्ट और एंड के वो जो कुछ पार्ट्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, बस वो मैंने बहुत कॉन्फिडेंटली बोले। बीच में स्टूडेंट को हम्म। एड बताया, बीच में इससे एक क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछ लिया कि आप एक रिपीट कर दो मुझे। मतलब वो जो हम्म। एक टेम्पलेट होती है मतलब उसको कंप्लीट करना था। और वो एग्जामिनर भी काफी सेटिस्फाई थी कि हाँ
ये ठीक आपने की है। और लड़कियां उस पे इतना हम्म सब ने कहा कि हमने कुछ भी नहीं बोला, हमें डायमीटर्स नहीं आ रहे थे, वो फीटल स्कल के डायमीटर्स पूछे हुए थे, और कि प्रेजेंटिंग डायमीटर क्या होता है, और ऑक्सीपिटो फ्रंटल ब्रो प्रेजेंटेशन, इनके डायमीटर्स और कौन सा प्रेजेंटिंग होता है, तो ये पूछे हुए थे। और हम्म काउंसलिंग एक आई हुई थी रिकरेंट मिसकैरेजेस की, उसमें क्वेश्चन ऐसा था कि मतलब पेशेंट थी 3 उसके मिसकैरेजेस हुए हुए थे, और उसने कोई वर्कअप नहीं करवाया था। तो लड़कियों लड़कियों ने क्या किया कि उसको एप्ला लेकर चली, हालांकि हम्म उसको मतलब उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई भी थी, तो आपने उसको ये बताना था कि अभी मैं ये वजूहात हो सकती हैं, उसके बाद मैं आपको सारे इन्वेस्टिगेशंस करवाऊंगी। और वो कह रही थी कि डॉक्टर साहब जो भी आप टेस्ट करेंगी मैं सबके लिए विलिंग हूँ। तो आपने उसको हम्म सारे करवाने थे, फिर आपने उसको बताना था कि जो कॉज निकलती है उसके मुताबिक हम आपको इलाज हम्म करेंगे, और सिर्फ उसको रीअश्योर कराना था। तो जो मेरे हम्म बैच में जितनी लड़कियां निकली उन्होंने कहा नहीं वो तो एप्ला का केस था, और मैंने उसको एप्ला नहीं चलाया, मैंने उसको कहा कि मैं एज अ होल सारे आपके टेस्ट कराऊंगी, उसके बाद आपको ट्रीट करूंगी। हम्म, और एक हमारा बिल्कुल हर्पीज आया हुआ था, और हर्पीज में ये था कि उसने वो अभी से पेन में थी, तो आपने पहले उसका पेन रिलीव करना था। तो उसने जैसे ही कहा डॉक्टर साहब मुझे तो बहुत दर्द हो रही है नीचे, मैं तो हम्म बैठ भी नहीं पा रही, तो मैंने उससे कहा कि आपको कोई एलर्जी अगर है, ड्रग्स या फिर लैटेक्स की एलर्जी नहीं है, तो मैं आपको पहले कैथेटर पास करा देती हम्म हूँ, आप यूरिन पास कर लेंगी, तो और मैं इंजेक्शन दर्द का लगवा देती हूँ। जब उसको पेन रिलीफ का कहा उसके बाद मैंने उससे हिस्ट्री ली, एग्जामिनर ने उसी हम्म पे मार्क लगा दी, उसने उसके बाद मुझसे 2 क्वेश्चन पूछे बस, वो हम्म वो थी सेटिस्फाइड थी। बस मैम हम्म, ज्यादातर तो यही पेशेंट थी जो मुझे याद है। जबरदस्त। एक तो ये भी होता है कि एक दिन भी होता है उस मैम दिन अस्सलाम अल्लाह ना वालेकुम। लिंक से लिंक। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? ठीक मैम अल्लाह ना। जी जी, सॉरी, मैं 1 मिनट बात कंप्लीट कर लूँ, आपकी बात सुनती हूँ। तो उस दिन अल्लाह लिंक से लिंक भी बनाता जाता है, लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट देखो, हम सबको पता है, हम एक्चुअली कैंडिडेट जो एग्जाम दे रहा होता है ना, भला उसने हर्पीज नहीं पढ़ के गया होगा, भला उसे प्लेसेंटा प्रीविया क्रीटा नहीं आता होगा, बट मैं बार बार अपनी हर क्लास में कहती हूँ, दिस इज नॉट एन एग्जाम ऑफ योर थ्योरी, ये आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड का एग्जाम है। जैसे अभी इकरा ने भी कहा कि फॉर एग्जाम्पल लेक्चर सुना ये वो, आई एम टेलिंग यू, मुझे कई लोगों ने कहा कि आप लेक्चर में बहुत तेज तेज बोलती हैं, बिकॉज हमारे पास असल में टाइम थोड़ा कम होता है, 1 घंटे में हमने बड़ा कुछ कवर करना होता है। मैं तेज इसलिए बोल रही होती हूँ ताकि चीजें कवर हो जाए, और वो सारी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है, चाहे आप वो रिकॉर्डिंग बार बार उसको रिपीट कर करके भी सुन सकते हो, स्लो पे करके भी सुन सकते हो। तो लेकिन आई वॉन्ट टू कवर द होल थिंग इन 1 आवर। लेकिन उसके अंदर मेरी, मैं आपको बताऊं, चाहे मैं, मुझे आई थिंक तकरीबन 10 साल हो गए हैं फ्रैंकली ये क्लासेस लेते हुए। पहले हम लाइव क्लासेस लिया करते थे, कोविड के बाद से ऑनलाइन क्लासेस से और फायदा हो गया, क्योंकि दूर दूर शहरों के लोग भी अटेंड कर लेते हैं। पहले जाहिर है लाहौर में था, तो लाहौर के लोग ही सिर्फ आ सकते थे। इतने सालों में आई नो एग्जैक्टली कि कैंडिडेट को क्या चाहिए, कैंडिडेट ने क्या पूछना है, लेकिन हर क्लास से पहले मैं वो टॉपिक पढ़ के आती हूँ, चाहे मैंने वो 20 दफा पढ़ा है, क्योंकि उसमें इतनी छोटी छोटी, भला मुझे पता होता है प्लेसेंटा प्रीविया क्रीटा आप सब मैनेज कर चुके हो, आप सबको पता है, यू नो कि पेशेंट क्रीटा का है या प्रीविया का, सिजेरियन तो होना ही, बट इट इज नॉट एक्चुअली कि उसके साथ आपने करना क्या है या उसका डायग्नोसिस, तो चलो एक और एस्पेक्ट है। It is the way you are taking the patient. You know the crucial, the situation involved in it, and you know exactly कि वो चीजें किस तरह मैटर करनी है, गाइडलाइन के एक एक टर्मिनोलॉजीज यूज करना, जैसे मैंने क्लास में वो चीजें आई ट्राई कि मैं वो उस तरीके से ही बोलूं कि ना सिर्फ एग्जाम में बल्कि आपको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। मुझे ऐसा लगता है कि कल को इंशाल्लाह जब आप लोग जाके वार्ड संभालोगे और इस सिचुएशन में आओगे, तो वो शायद ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी की बात है कि उस सिचुएशन में वो चीजें आप उसी तरीके से लेके चलो। उसमें तो सिर्फ थ्योरी नहीं मैटर कर रही होती, छोटे छोटे वर्ड्स, केयर बंडल का टर्म यूज करना, एनेस्थेटिस्ट की किस लेवल की इन्वॉल्वमेंट, ब्लड बैंक की किस लेवल की इन्वॉल्वमेंट, कौन से ब्लड प्रोडक्ट्स, आप वो शॉर्ट फॉर्म में फोकस तरीके से कैसे बोलो, वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर हर पीस का, अगर वहां पे कोई पेशेंट, ऑफ कोर्स, अगर देखो फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट अगर वहां पे रोल प्लेयर भी बैठा हुआ है या कोई पेशेंट भी ओरिजिनल बिठाया हुआ है, उन्होंने उसको आईवी लाइन भी लगी हुई है, तो इट्स ऑलवेज बेटर कि बिफोर गोइंग टू द ओरिजिनल टॉपिक फर्स्ट सॉर्ट इट आउट कि व्हाई इज शी वेयरिंग एन आईवी लाइन। क्या पता वो डायबिटीज की पेशेंट है लेकिन साथ उसको डायरिया लगा हुआ है जिसकी वजह से आईवी, तो आपको वो चीज भी तो पता हो कि उसको, मतलब उसकी प्रेजेंट हेल्थ, उसकी सिचुएशन सारी वो इतनी मैटर करती है।
कि आप उस पेशेंट को एज अ पेशेंट ही लेके जा रहे हो। ऑब्वियसली जब कोई पेशेंट हमारे क्लिनिक पे आए या हम हमारे ओपीडी में आए और ऑलरेडी वो कोई आईवी लाइन लगा के आए, तो हम सबसे पहले तो उसे यही पूछते हैं ना कि आपको हुआ क्या। तो अगर हर्पीस का पेशेंट और फटाफट आप प्राइमरी सेकेंडरी हर्पीस रूल आउट करना शुरू हो गए हो और एंटीवायरल्स की बातें शुरू हो गई और ये भूल गए हो कि उसको तो पेन है, पेन इन हर्पीस इज वेरी डेडली, उसको ट्रीटमेंट तो सबसे पहले। तो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड ही तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी असल जिंदगी में भी और एग्जाम में भी। सो ये सारी चीजें तभी आपका माइंड प्रेजेंट रहता है। सॉरी, म्यूट आप लोग कर दो अपने आप को सब। ये माइंड आपका प्रेजेंट तभी रहता है जब चीजें पहले ठीक चल रही हो, जब आपकी फिंगर टिप्स पे बेसिक चीजें हो, ताकि आप अदरवाइज अदर देन द बेसिक थिंग आपका ध्यान चले। तो इस वजह से उसकी तैयारी पूरी करके जाना बहुत जरूरी है। और वही बात है कि जो केसेस देखे हों, डिस्कशंस की हो फ्रेंड्स ने आपस में बैठ के, वो चीज वहां आ जाए तो फिर आपको बहुत सारी चीजें और भी आप नोट करना शुरू कर देते हो पेशेंट के, जो आपको ऐड कर देते हैं मार्क्स में। सो इट इज इम्पोर्टेंट जी। बहुत मैम सारे लोग मैं कुछ कहना चाहते मैम थे। थैंक यू सो जी, मैम मच। मैं बुशरा बात कर मोस्ट रही हूँ। मैंने वेलकम। आपको मैसेज भी थैंक यू इकरा। मैम मैम मैं थैंक यू बुशरा सो बात कर रही हूँ। मैंने आपको मैसेज भी किया था। बुशरा सलीम, मेरा पेपर पास हो गया, थैंक यू सो मच। मैडम मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मुबारक हो बुशरा, कंग्रेचुलेशंस। मेरा पेपर मुझे ऐसा लगता है कि आपकी वजह से पास हुआ है, क्योंकि आपकी अपनी वजह से। नहीं, देखो आपकी बात वजह ये है से। कि मेहनत मैं आपकी अपनी है। मैं तो मैं अब हफ्ते में एक क्लास लेके आपको सिर्फ एक रास्ता ही दिखाती हूँ, बाकी मैं ऑब्वियसली यू यू हैव वर्कड हार्ड फॉर इट। तो बात माननी चाहिए मैम कि माशाल्लाह आप आपने जो बहुत कहती है ना मेहनत की। कि वार्ड जाया करो, वार्ड में डिस्कशंस किया करो। आपको ना बहुत ज्यादा ना साथ कैंडिडेट नहीं मिलते आजकल जाने को। और हम्म। आजकल का ट्रेंड ये हो गया है कि जब तक थर्ड अटेम्प्ट नहीं ना आती, लोग वार्ड ही नहीं जाते हैं। और मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरी खुद की थर्ड अटेम्प्ट थी। तो हम्म। मैंने इतना पढ़ लिया था कि मेरे पास पढ़ाई फिर करने के तो लिए ज्यादा मुबारक हो। मेरे पास पढ़ा, थैंक यू सो मच। मेरे पास पढ़ाई करने के लिए कुछ बचा ही नहीं था ना, तो मैं लिटरली ढाई डेढ़ माह सिर्फ वार्ड में ही थी। तो मेरे पास ज्यादा लोग नहीं थे जो मुझे वार्ड में मिलते, कोई एक दो मिल जाता था। तो मैं आई इधर ये वाली बात करने के लिए हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पे हिस्ट्री लेती थी, फिर अपने आप को खुद जज करती थी आपकी वीडियो के अगेंस्ट। मैं आपकी वीडियो चलाती थी उधर ही उसी टाइम, हम्म। और फिर अपने आप अपनी करेक्शंस करती थी और अगले मरीज में जाके वो करेक्ट करती थी। और इस बात ने मुझे इतना फायदा दिया है, मुझे लगता है मैं पास ही इस वजह से हूँ। और मेरी मतलब मैंने वहाँ पे जो शॉर्ट केस थे, मैंने वही किया, मैंने वही अल्फाज बोले जैसे आप करती थी कि अंदर घुसो, इस मरीज के अंदर बात करो, एनीमिया है तो इसको क्यों है, इसकी पुरानी करो, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ से स्टार्ट करो। मैंने वही अल्फाज वहाँ पे जाके बोले। और मैं इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूंगी कि मेरा जो मरीज था ना, मुझे हिस्ट्री एग्जामिने आप कहती थी ना कि हिस्ट्री एग्जामिनेशन से ही तुम्हारा सब कुछ पता चल जाना चाहिए, अल्ट्रासाउंड की आपको जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो मैडम उधर मेरे साथ लिटरली ऐसा ही हुआ कि हिस्ट्री एग्जामिनेशन पे मुझे पता चल गया कि वो ओवेरियन है, वो फाइब्रॉइड नहीं है ऑब्वियसली। और वो काफ़ी लोगों को पता चला होगा, लेकिन एग्जाम जब जब आप वाइवा स्टेशन पे जाते हो, आपकी मैनेजमेंट स्टार्ट होती है, वो डीडी पूछते हैं। मैंने उसमें फाइब्रॉइड रखा ही नहीं था। और मेरे पास बड़ी क्लियर जस्टिफिकेशन थी। आपकी कुछ वीडियोस में था कि आपके पास अगर जस्टिफिकेशन है, आपने उसी टोन में उसी तरीके से कॉन्फिडेंटली उन्हें जस्टिफाई करना है। मैंने वो किया। और आई लिटरली रिमेम्बर्ड यू। मैं आपको बता नहीं सकती। मैं इसलिए कह रही हूँ कि मेरी ये सक्सेस आप ही की वजह से है। मैंने वो जस्टिफाई किया। मैंने उधर, उन्होंने मुझसे पूछा आपने फाइब्रॉइड क्यों नहीं रखा, मैंने उधर उसी टाइम उसको जस्टिफाई किया कि क्यों नहीं रखा। मैंने सारे ओवेरियन के डीडी रखे और नॉन जीआई के रखे, क्योंकि वो राइट साइड पे था, वो सेंटर सेंटर में भी नहीं था। और भी काफी बातें की मैंने। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो आपकी वजह से जो है ना पास हुई चलो हूँ। नहीं, थैंक यू। जबरदस्त। तो अच्छा हो गया। वही बात है, आप एक पैटर्न शुरू से ही देख लो कि आपने कैसे चलना है। आई थिंक अब तो यूट्यूब पे, वही मैं पिछले दिनों किसी को बता रही थी कि आई थिंक 100 के करीब तो सिर्फ मेरे चैनल पे ही मेरे लेक्चर्स हो चुके हैं। तो आप बार बार निकालो वो सारे टॉपिक्स, आप उसमें से सुनो, लेकिन ऑब्वियसली पहले थ्योरी आनी चाहिए, उसके बाद आप अपना होमवर्क करके फिर बोर्ड में जाओ। मैम बट आपने आप तो जब तक बोर्ड में एग्जामिनेशन नहीं भी जाओगे ना। बहुत अच्छी कराई हुई है। मतलब अगर आप वो सुन के उधर अप्लाई कर लो तो वो बहुत इजी हो जाती है, बहुत इजी। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन करना। तो ऑब्वियसली ऑनलाइन क्लासेस में शायद करने वाला सेगमेंट हमारा मिसिंग है, लेकिन आपने उसको एक्सप्लेन कैसे करना है वो इतना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सिर्फ गायनी का एग्जामिनेशन तो एटलीस्ट गायनोकोलॉजिस्ट ही बताएगा ना। जनरल फिजिकल चलो फिजिशियन बता दे, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, कार्डियोवैस्कुलर वो बेशक आपका फिजिशियन बताए, लेकिन अगर आप गायनी के एग्जामिनेशन ही ठीक नहीं बता सक रहे हो तो फिर उसमें तो बिल्कुल माफी नहीं है। ठीक है।
जी। चलो थैंक यू भाई, बहुत मुबारक हो जो जो पास हो गया। कोई अगर नहीं भी पास हुआ तो वो भी कुछ एक्सपीरियंस बताएं तो बड़ा वो अस्सलाम वालेकुम अच्छा रहेगा। जी वालेकुम सलाम। जी जी। अच्छा मैडम, सॉरी थोड़ी सी इंटरप्शन होगी, मैं इमरजेंसी में हूँ तो मैंने कुछ टाइम लिया है। जरूर मेरा जरूर एग्जाम, जी, तो मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ था, इसलिए मैं कुछ क्वेरीज भी पूछना चाहती हूँ, शायद किसी और की भी जरूर हो। जरूर जी, जरूर। तो मैडम एक जो हम्म ब्लैडर इंजरी का एक केस था, तो उसने मेरा जो हम्म थकती थी मैं, उसने पोस्ट ऑफ उन्होंने पूछा पोस्ट ऑफ केयर का। हम्म तो मुझे एक आप ही हाईलाइट कर दीजिएगा कुछ पॉइंट्स। मैंने जो बताया मैंने यही बताया कि मतलब रिटेन पॉलिस होगा 2 to 3 वीक्स, 2 to 3 वीक्स के लिए। तो एक ये था, साथ मैंने उनको बता दिया कि उन्होंने अपनी हाइजीन ठीक रखनी है, ब्लडर को ब्लॉक नहीं होने देना, एंटीबायोटिक कवर रहेगा। तो इसके बाद ज्यादा मसला ये हुआ कि वो कहते कि जब पेशेंट वापस आएगा तो आप आउट कैसे करोगे ओपीडी में। तो मैं जैसे हम मेरा तो यही अच्छा, था दो कि तीन एक चीजें। वी क्लैम्प गुड। करेंगे। आपके पास क्योंकि टाइम कम है, आपके इमरजेंसी में, और मैं आपको बताती हूँ। देखो, जो ब्लैडर रिपेयर है ना, इसमें रिपेयर तो सब सबको आती है। हम अब तो हर वक्त वर्कशॉप्स हो रही है। इसमें सारी जी जी बात ही पोस्ट ऑप केयर की है, ठीक है। पोस्ट जी ऑप केयर में एक चीज आप याद रखो, जब आप एग्जाम में कोई भी जवाब दोगे ना एग्जामिनर को, यू से 2 to 3 वीक्स। ना तो एग्जामिनर ये सुनना चाहता है, ना पेशेंट ये सुनना चाहता है, ठीक है। जैसे अब आप कहते हो किसी पेशेंट की डिलीवरी कब प्लान करोगे, कोई कहता है 38 से 39 वीक्स, कोई कहता है कोई कहता है एट टर्म, कोई कहता है 37 से 38 वीक्स, एक्सेट्रा। यही जवाब अगर आप उसकी डेट्स के हिसाब से कैलकुलेट करके वो तारीख देखो, एग्जाम आप आपका इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आप एग्जामिनर को क्या जवाब दे रहे हो। इमेजिन करो कि पेशेंट आपके सामने बैठा है, और अब वो पेशेंट सिर्फ आप पे डिपेंड कर रहा है कि क्योंकि आप एक अकेले कंसल्टेंट हो उसके, और उसने आपकी एडवाइस फॉलो कर ली है। तो वो ये नहीं सुनना चाहता जी कि 36 से 37 वीक्स या 2 to 3 वीक्स के बाद मैं आपका कैथेटर आउट करूंगी। वो आपसे जी। एग्जैक्ट पूछना चाहता है कि आज 2 तारीख है, तो आपने कब करना है। हाँ आप कहोगे आप अगले मंगल आओ मेरे पास, आप अगले 10 जी तारीख को आओ मेरे पास, ठीक है। नंबर वन। नंबर टू, ये कि अगर कोई डिलीवरी है तो आप कहते हो, आपके पास फॉर एग्जाम्पल किसी की एक्सपेक्टेड डेट आ रही है 27th of July, एंड और आपके मोनोकोरियोनिक ट्विंस है फॉर एग्जाम्पल, एंड यूर प्लानिंग आपने फॉर एनी रीजन 35 36 वीक्स पे करना है, तो आप उसे एक महीना पहले कैलकुलेट करके कहते हो 27 जून को, ठीक है। तब आप कहोगे कि जी आपका 9वां महीना शुरू हो रहा है, 36 वीक्स हो गए फॉर एग्जाम्पल, उस पेशेंट का आपने तब प्लान करना है, और आप कहते हो कि जी आपका मैंने 26। यू नेवर टॉक इन टर्म्स। इसलिए देखो, ये छोटी छोटी टिप्स हैं एग्जाम की। जी जी ये एग्जाम बार बार बोलती हूँ, दिस इज not MRCOG exam. This is not any other exam. It's not your theory FCPS exam. It is your skilled, ये टोक्स, एक्सटेंडेड टोक्स FCPS। इसी चीज को सबसे पहले तो समझो। आपका आंसर बिल्कुल इलेबोरेटेड, जी जैसे आप एक पाकिस्तानी क्लिनिक या पाकिस्तानी वार्ड या ओपीडी में बैठे हुए हो, और वो पाकिस्तानी पेशेंट्स को आप जी देख रहे हो। यू हैव टू आंसर आपका कैथेटर। ये नंबर वन, यस, इंजरी हो गई, हेल्थ भी तो है ना, एक इंजरी हो गई है, मॉर्बिडिटी हो गई है, कन्फेस करो, जो कि ठीक ट्रीट हो गई, डायग्नोस ट्रीट हो गई टाइमली। इसकी बस अब पोस्ट ऑप केयर है। पोस्ट ऑप केयर क्या है, एक तो हाइड्रेशन रखेंगे, नंबर टू उसका किस डेट पे आपने निकालना है। अब 2 to 3 वीक्स का रहा नहीं, अब तो 2 वीक्स भी नहीं रहा, अब तो वो कहते हैं 10 डेज में ये बाप आउट कर सकते हो, ठीक है। ये अपने किसी यूरोलॉजिस्ट से भी डिस्कस कर लो, 3 वीक्स का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, बहुत ज्यादा हो तो 2 वीक्स, वरना 10 डेज भी एडिक्वेट है, ठीक है। तो बट आपने एग्जैक्ट बोलना है कि आप आज ये तारीख है या मंगल का दिन है, अगले इस पे आओगे, ठीक है। जी अच्छा, उसके बाद नंबर थ्री, हाइड्रेशन। एक तो कैथेटर ब्लॉक ना, एक दूसरा उसकी मोबिलाइजेशन, क्योंकि पेशेंट पोस्ट ऑप है, कैथेटराइज्ड है, वो मोबिलाइज नहीं होगी तो उसको डीवीटी हो जाएगा। कैथेटर आउट करने के बाद सबसे अच्छी बात ये हो जाती है कि पेशेंट अर्ली मोबिलाइज हो जाती है। वो वॉशरूम उठ के जा रही है, एक आधा चक्कर लगा रही है। जो पेशेंट कैथेटराइज रह जाते हैं फॉर वीक्स आफ्टर सर्जरी, उनके अंदर डीवीटी का चांस ज्यादा हो जाता है। तो आपने इस चीज को भी रूल आउट करना होता है कि क्या वो 20 है, क्या वो उसके अंदर और फैक्टर्स तो नहीं डीवीटी के, ऊपर से कैथेटराइज भी रहेगी, मॉर्बिडिटी भी हो गई है, और एक्सक्यूज मी, तो वो अब उठ के ही नहीं जाएगी, कहीं वॉक ही नहीं कर सकेगी। तो इसलिए आपने उस चीज को भी थोड़ा सा मेंशन कर देना इस केस में। और बाकी तो आई थिंक आपने ठीक बोला, लेकिन आपकी सबसे पहली बात पे ही ऑफेंड हो गई एग्जामिनर, व्हाट इज 2 to 3 वीक्स।
ठीक है, ये बड़ा इरिटेटिंग जवाब था। अगर आप क्लिनिक पे बैठ ठीक के है। 4 लोगों के साथ, वो पेशेंट अटेंडेंट्स के साथ आइए ना, और आप ठीक जवाब, जब आप प्राइवेट क्लिनिक प्रॉपर वाला करोगे एंड यू आर नॉट एबल टू आंसर द पेशेंट कॉन्फिडेंटली, तो वो वहीं आपके मुंह पे बोलते हैं। ठीक है, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर। और ये एग्जाम उसी की एक तैयारी है। ठीक है, जब तक आप उसके लिए तैयार ही नहीं होगे, वो आपको पास ही नहीं करेंगे। उसके अलावा आई डोंट नो आपने क्या सवाल किया। मैडम कि और इसको आउट कैसे करना है जब फॉलो अप पे आउट बुलाओगी? आउट के अंदर ये होता है कि ऑब्वियसली यू विल कीप द पेशेंट नॉट ओनली इन ओपीडी इन योर वार्ड फॉर 2 to 3 hours। ठीक है, आप उसे बताओगे कि जो 2-3 घंटे निकाल के आए, क्योंकि आपने जिसे कहते हैं ना ड्रिलिंग करनी होती है, क्लैंपिंग डी क्लैंपिंग कहते हैं उसको। इट टेक्स लाइक 2 to 3 hours। पहले आप उसे क्लैम्प करते हो, फिर आप वेट करते हो, उसको अर्ज फील हो, मुझे बात फिर मेरा आप नाम डी क्लैम्प चेंज करते हो, तो 2 दफा डी क्लैम्प करके, तो इट टेक्स लाइक मोर देन 2 to 3 hours। पेशेंट को डे केयर में रखोगे, क्लैंपिंग डिक्लैंपिंग करके उसको उसका कैथेटर आउट करोगे, फिर उसको हाइड्रेशन की एडवाइस करोगे। जब आपके सामने वो वॉशरूम होके आएगी, देन यूल सेंड हर होम। ठीक है। मैडम मैंने यही बताया ना, तो वो इतने फ्रेंड हुए कि एक पेशेंट का ब्लैडर रिपेयर किया है आपने, तो आप उसको क्लैंप करके उसके ब्लैडर भर के तो उसको इतना प्रेशर दे रही हो कि स्टिचेज ही खुल जाए। नहीं, प्रेशर नहीं ना दे रहे आप, उसकी फर्स्ट अर्ज पे उसे भेज रहे हो। प्रेशर तो आप मैडम तब यही बात, दोगे ना मैंने कहा जब। सर हम हमारे प्रैक्टिकली तो यही होता है कि हम क्लैंप करते हैं ताकि उसका हम देख सकें कि और उसके बाद ये देखो, भी बताया आपने मैंने कि ये वो नहीं ना वॉशरूम जवाब जाएगी। देना। देखो नौशीन, हर चीज को जवाब देने का एक तरीका है। जी जी जी। आपने ये थोड़ा इमेच्योर जवाब है कि हमारे वार्ड में तो यही होता है, हम तो यही करते नहीं हैं। मैडम, ये आपने सबसे एंड पे साइंटिफिकली मैंने कहा जवाब था देना है। मैडम जब नहीं, ये तो कहना ही नहीं है ना। जी जी आपने, अब आप उस पोजीशन पे जा रहे हो कि अब आपने वार्ड के प्रोटोकॉल्स बनाने हैं। ठीक है, तो आप साइंटिफिकली जवाब दोगे। आप कहोगे कि इतने एमएल पे फर्स्ट अर्ज फील होता है, और इतने एमएल पे फुल डिस्टेंड होता है, 250 ml पे, 300 ml पे। अगर फर्स्ट अर्ज फील होता है, तो मैं तो सर्च पे डी क्लैम्प कर दूंगी। ठीक है, और ये वैसे एक यूरोलॉजिस्ट से भी बैठ के डिस्कस कर लेना, क्योंकि है यही ठीक है। तरीका। बट हम्म। ये फिर भी एक दफा डिस्कस कर लेना। लेकिन आई एम टेलिंग यू कि तरीके सबको पता है, सबको पता है कि सब वार्ड में करके आ रहे हैं, मतलब काफी साल लगा लिए ये वो। बट हाउ आर यू रिस्पॉन्डिंग टू द एग्जामिनर मैटर्स अ लॉट। जैसे मैंने आपसे कहा कि शायद वो पहले उसमें ही ऑफेंड हो गए हुए थे, जब आपने 2 to 3 weeks बोला। फिर जब आपने इसको जी निकालने के लिए किया, तो सबसे पहले तो आपने पेशेंट को ये बताना है कि जब आप आएंगी या जब आप अब आ गई हैं, तो 3-4 घंटे निकाल लें, बिकॉज मैंने क्लैंपिंग डी क्लैंपिंग करनी है। राइट, इट्स नॉट जस्ट के ओपीडी में बिठा के मैं करूंगी। तो दूसरी चीज ये कि जब इफ यू वांट टू जस्टिफाई एनीथिंग, इसको आप यू करो, बेशक बोलो वही जो वार्ड में हो रहा है, लेकिन आपने उसकी एक साइंटिफिक रीजन देनी है। आपने जी ये नहीं जी। कहना कि हम तो ऐसे ही करते हैं या हमारे सीनियर्स ऐसे ही करते हम्म। हैं। आपने कहना है कि इतने एमएल पे फर्स्ट अर्ज होती है, इतने एमएल पे डिस्टेंड होता है, यस फर्स्ट अर्ज पे ही मैं करूंगी, ताकि मुझे उसका न्यूरोजेनिकली पता चले कि उसको अर्ज फील हो रही है या नहीं। इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक न्यूरोजेनिक ड्रिल जो मैं उसको कर रही हूँ। ठीक है, तो इस जी तरीके से आप जी ठीक करके है। जवाब दे सकते हैं। और मैडम तो एक और ये भी था कि जी, घर के लिए से क्या एडवाइस करनी है अब इसके बाद, आउट करने के बाद? आउट करने के बाद जो घर की एडवाइस है ना, उसमें हाइड्रेशन ही होती है, और उसके अलावा मोबिलाइजेशन, और कोई एडवाइस नहीं। मैडम मैंने यही बताई और उस पे भी वो सेटिस्फाई नहीं थे। लास्ट में उनका ये था कि उसका हमने ब्लैडर फुल भरने नहीं देना, कि वो रोक के फिरती रहे, तो आप उसके लिए क्या कहोगे? तो मैंने उनको नहीं, एडवाइस कि यही देखो कहूंगा बात कि ये वो है ओवर कि डिस्टेंड ना आप, हो। नहीं देखो, अभी तो एग्जामिनर ने आपका एग्जाम लिया, उसने आपको पढ़ाया नहीं है। इट डज नॉट मीन कि इसका ये जवाब नहीं है। ठीक है जी ना। जी। यू नेवर नो कि आपके बाकी सारे जवाब ठीक हो, लेकिन आपका शुरू का ही जो जवाब था 2 to 3 weeks वाला, हम्म वहीं पे बात खत्म हो गई हुई थी। ठीक है, हम्म। तो लेकिन फिर भी बाद में भी जाके आप संभाल सकते थे, अगर बहुत अच्छे आंसर्स आप सही तरीके से दो। तो हम्म, करते यूं ही है, होना भी यूं ही है, लेकिन ये कि आप एक तो यूरोलॉजिस्ट से भी ये चीज डिस्कस कर लो, लेकिन है यही तरीका। ठीक है। दूसरा ये कि आप मैडम कुछ ने नहीं, कोई जवाब एक मेरी कैसे देना कोलीग, है वो बहुत मैटर करता है जी। जी मेरी कोलीग बता रही थी कि शायद वो ना अलार्म का पूछना चाह रहे थे, कि वो घर में जाके कोई अलार्म सिस्टम होगा कि मैंने इतने घंटे बाद वॉइड करना है। हो सकता है उसे देर से फील होता हो। नॉट एट मैडम ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। हमारे मुल्क में हमारी खवातीन ये अलार्म सिस्टम, डायरी मेंटेनेंस, जी। ये ऐसा कुछ नहीं है। देर इज नो अलार्म सिस्टम। आप वही करो जो आप वार्ड में कर रहे हो। ठीक है, और वो बिल्कुल ठीक है।
मैडम मेरा तो ये था कि मुझे ये नहीं पता था, मैं तो लास्ट में यही था कि मुझे इसका एंड की मुझे आंसर नहीं आता कि घर में मैं ऐसे क्या एडवाइस दूंगी कि उसका ब्लैडर ओवर डिस्टेंड ना हो और स्टिचेस पे कोई मसला ना हो, तो फिर बस वो जब उसको सेटिस्फाई अर्ज नहीं होगी होगी। खुद ही बाथरूम जाएगी। वो कह रहे थे कि कुछ पेशेंट्स को कम वॉल्यूम पे अर्ज जाती है, कुछ को ज्यादा वॉल्यूम पे अर्ज होती तो है, तो कम हमने कैसे वॉल्यूम पे करें? अर्ज होती है तो जाए, ज्यादा पे ऐसी कोई डिवाइस आप दे के भेजते हैं ब्लैडर रिपेयर को? मुझे बताओ, बिल्कुल नहीं भी नहीं। मैडम, वही मुझे नहीं पता थी, यही बात है। ऐसा हाँ। कुछ नहीं है, रिपेयर हो गई तो ठीक हो गया, बस उसकी जनरल यूरिन की हेल्थ ठीक रहनी चाहिए। रिकरिंग यूटीआई नहीं होने चाहिए, उसको मोबिलाइज रहे, हाइड्रेशन रखे, दैट इज इट। मैम जी इसमें ठीक। ये तो नहीं है कि ब्लेडर रिट्रेनिंग जैसे होता है कि उसमें पेशेंट को कहते हैं कि हर 2 घंटे या 1 घंटे बाद जाके वॉइड करी। अगर कोई मसला है तो कहेंगे ना, वरना क्यों कहेंगे? उसको जरूर कॉन्शियस कर देना आपने। बिल्कुल भी नहीं। 10 दिन में वो रिपेयर हो जाता है। वो जो आपका कट लगा होता है, आपने स्टिचेस लिए होते हैं, वो इसीलिए तो आपने 10 से 14 दिन रिटेन रखा है कैथेटर के, उसके बाद वो रिपेयर हो जाता है। अब तो 14 से भी 10 दिन पे आ गई हुई है बात। इतनी अच्छी रिपेयर हो जाती है कि उसमें आपको पोस्ट ऑपरेटिवली घर भेज के सिर्फ यही एडवाइस होती है, हाइड्रेशन में। चलो, किसी ने कोई और क्वेरी? बाकी है एक और कि ये था। देखो। अस्सलाम वालेकुम जी मैम। नौशीन। जी खैर, मैडम, सॉरी नौशीन, जो के क्वेश्चन लार्ज पूरे हो जाए। जी जी मैडम जी। लार्ज फाइब्राइड अगर इसके हो बाद तो बता जी। लार्ज फाइब्राइड हो मतलब 20 वीक्स यूट्रस हो, तो हिस्टेक्टमी में क्लैंप्स लगाने का कोई डिफरेंस होता है? अगर तो ओपन हिस्टेक्टमी, आप ओपन सर्जरी कर रहे हैं तो जी जी। 20 वीक्स इज वेरी वेरी बिग। समटाइम्स यू हैव टू डू माइमेक्टमी बिफोर यू स्टार्ट क्लैंपिंग, उसकी वजह यह है कि अदरवाइज तो बहुत ही बड़ा इंसिजन दो, फिर ही आपकी यूट्रस बाहर आएगी। तो ये भी कर सकते हैं कि आप पहले माइमेक्टमी कर लें और फिर यूट्रस को बाहर निकालें, और फिर आप हिस्टेक्टमी कर लें और वेजोप्रेसिन वगैरह लगा के वो। लेकिन अगर आप दो सर्जरीज वाला काम नहीं करना चाह रहे हो तो यस, इट डिपेंड्स कि फाइब्रॉइड की लोकेशन क्या है। अगर तो बिल्कुल ही आपके पेडिकल्स के पास है तो डेफिनेटली फिर आपकी क्लैंपिंग थोड़ी सी डिफरेंट होगी। तो मैडम इंसिजन का, एब्डोमिनल जो इंसिजन है वो कौन सा होगा? देखो, मैं मेरे से पूछो, इफ मैस इज मोबाइल एंड कोई रीजन वगैरह उसकी नहीं है, तो मैं तो फेनेस्टील इंसिजन दूंगी अगर ओपन सर्जरी करें। और उसमें आप पहले माइमेक्टमी कर लो, फिर यूट्रस बाहर निकाल के स्टेक्टमी कर लो। मिड लाइन की मॉर्बिडिटी मुझे तो बहुत ज्यादा लगती है। मैडम उस पेशेंट की एब्डोमिनल हर्निया की 2 दफा की हिस्ट्री थी रिपेयर। तो फिर तो बिल्कुल ही मिड लाइन ही देंगे। हाँ। पहली बात तो ये है कि ठीक। लैप्रोस्कोपिक करेंगे। अगर उन्होंने लैप्रोस्कोपिक का स्टेशन ही नहीं रखा हुआ और है ही एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी का स्टेशन, तो फिर मैं ये सारी बातें कर रही हूँ, वरना तो लैप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी से अच्छी कोई है ही नहीं इस पेशेंट में। ठीक। ठीक। मैम लेप्रोस्कोपिक जो मायोमेक्टोमी होती है उसकी जो है मतलब लिमिट क्या है मैम? उसमें मतलब देयर मल्टीपल नो लिमिट। फाइबर साइज सिर्फ पे। आपका स्किल एक लिमिट है। ठीक ठाक बड़े मायोमास 32 वीक्स तक भी निकल आते हैं लैप्रोस्कोपिकली। तो इट्स योर रिसोर्सेज एंड स्किल्स दैट पुट अ लिमिट मैडम ये टू जिस एनी तरह इस पेशेंट की सर्जरी। हर्निया रिपेयर की हिस्ट्री थी, तो इसमें भी लेप्रोस्कोपी ऑप्ट कर सकते हैं यस, अगली बार? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। मैम फिर ठीक। उसमें पामर्स पॉइंट वगैरह वाला ठीक है। मतलब ऑप्शन होगा? पामर्स पॉइंट वाला ऑप्शन देंगे ना उसमें लेप्रोस्कोपिक देखो, हर्निया जब रिपेयर वाला? मैस होता है ना लोअर एब्डोमेन में, मैस लोअर एब्डोमेन होता है और आपने लेप्रोस्कोपिकली कुछ करना, तो उसके बाद आपका सारा कुछ चला जाता है। आपके इंसिजन सारे हायर हो जाते हैं जरा। आवाज आ रही है? सॉरी। हेलो। यस मैम, अस्सलाम वालेकुम मैम। यानी पामर भी थोड़ा सा हायर हो जाता है, अम्बलाइकल आपका अम्बलाइकस के ऊपर चला जाता है इंसिजन। असिस्टेंट वाला जो पोर्ट है वो भी ऊपर थोड़ा हायर हो जाता है, बिकॉज देयर इज अ मास इन द लोअर एब्डोमेन। मैम अगर पोस्टीरियर वॉल फाइब्रॉइड हो तो मैम उसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? इंटीरियरली जाना चाहिए या डायरेक्ट पोस्टीरियरली उसको जो है मतलब अब इंसिशन देनी अब चाहिए? जो देखो, अब जो लेटेस्ट सारे स्टडीज हैं और पेपर्स हैं, उसमें तो अब वो पोस्टीरियर अप्रोच ही है। अब ये अप्रोच नहीं है कि आप एंटीरियर खोल के, कैविटी खोल के फिर पोस्टीरियर वॉल फाइब्रोइड निकालो। ये पुराना वेरी गुड मेटिकुलस किस्म की टेक्निक्स है फॉर सूचरिंग, एंड देयर इज हाइलुरोनिक एसिड एंड ऑल आल्सो अवेलेबल जो एडिशन बचाता है। तो आप पोस्टीरियर को पोस्टीरियर से निकालें।
पोस्टीरियर वॉल में आप मिडलाइन, सॉरी नो मिडलाइन, पोस्टीरियर में आप वर्टिकल इंसिजन देते हो यूट्रस के ऊपर, और एंटीरियर में आप ट्रांसवर्स इंसिजन देते हो यूट्रस के ऊपर। मैं एब्डोमिनल इंसिजन की बात नहीं कर रही, मैं यूट्रस के इंसिजन की बात कर रही हूँ। और पोस्टीरियर के ऊपर आप वर्टिकल इंसिजन दोगे यूट्रस के ऊपर, और साथ आप उसकी बेसबॉल सुचरिंग करोगे और हाइलुरोनिक एसिड यूज करोगे, तो उससे मिनिमल एडिशंस का चांस होता है। सबसे पहले हम वर्दा के क्वेश्चन लेंगे, वो बीच में बोलने लगती है तो मैं उसे मना कर देती हूँ कि जी एनी एनी अदर क्वेश्चन फॉरवर्ड, फिर वर्दा से लेते हैं जी। मैडम अस्सलाम वालेकुम। जी मैम वर्दा, मैंने आपको थैंक्स करना था। मैम आपको वालेकुम 2-3 बार प्रेजेंट भी किया है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मेरा भी एग्जाम पास हो गया है। मैम मेरा शॉर्ट केस जो था ना चलो वो शुक्र है, बहुत एडिनेक्सल मुबारक मैथ्स था और मैंने आपको प्रेजेंट किया था, तो मुझे याद है, मेरे जहन में सारे पॉइंट्स आ रहे थे, अल्ट्रासाउंड कैसे मांगना है और सारी चीजें आ रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बस शुक्र है। प्रेजेंट तो किया हुआ केस आ जाए ना, वो तो फिर जबरदस्त हो जाती है बात, क्योंकि वो फिर आपने चीजें डिस्कस की होती है और रिकॉल हो बोली होती जाती है और हैं। आप रिकॉल हो जाती है, और आपको एग्जामिनर का अगला सवाल पहले ही पता होता है। तो इससे बिल्कुल ऐसे अच्छा ही और है। क्या लक भी है और हार्डवर्क तो है ही माशाल्लाह। तो लेकिन अच्छी बात है, चलो वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस। कोई टिप छोटी सी बता दो सबके लिए। मैडम मेरा जो एग्जाम था ना, जैसे हम लोग ये सोच रहे होते हैं ना कि हम ये बहुत ज्यादा फैंसी इंग्लिश ही बोलेंगे तो एग्जामिनर को बड़ा इम्प्रेस करेंगे और बड़े वर्ड्स हमने यूज करने हैं। तो मैडम लिटरली मेरा स्टेशन था, जिस दिन मेरा टॉक्स था उस दिन मेरा एक स्टेशन था। मैंने सबको ये हम्म, बताया तो सारे हैरान ही हो रहे थे। मैम वो टीचिंग का स्टेशन था और उसमें जो रोल प्लेयर बैठी हुई थी, हाँ, आई थिंक पेशेंट की बैड ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री थी और टाइप 2 डायबिटीज था। तो मैडम मैं ना उससे इंग्लिश में बोल, मतलब स्टार्ट जैसे हम टीचिंग स्टेशन को करते हैं, तो मैडम वो ना मेरे साथ कम्युनिकेशन ही उर्दू में कर रही थी। तो मैडम मैंने फिर उसको पूरा एंड से लेकर, जैसे हमारा हम्म, टीचिंग का स्टेशन पूरा मैंने मैडम उसको उर्दू में टीच किया, आप सोचें एंड तक मैं लेके गई। मुझे एग्जामिनर ने कुछ भी नहीं कहा और एग्जामिनर वॉज सेटिस्फाइड। मतलब कंफर्टेबल थी मैं भी और वो रोल प्लेयर भी कंफर्टेबल थी। मैं उसको साथ साथ ये भी बता रही थी तुमने ये पॉइंट मिस किए, तुमने ये चीजें मिस की। तो मैडम मुझे लगता है कि बस वहाँ पे डिपेंड करता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो, कितने स्पॉन्टेनियस हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, और आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि आपको आता है और आप कन्वे कर लोगे। बिल्कुल। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उर्दू बोल रहे हो, इंग्लिश बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, बस आपका जो नॉलेज है ना वो कन्वे होना चाहिए, एग्जामिनर को पता चलना हम्म, चाहिए कि हाँ देखो ये चीज। सबसे पहले तो इसमें कोई शक नहीं कि आपकी स्पीच क्लैरिटी और स्पीड चाहिए। हेलो। बिल्कुल। तो यस योर स्पीच, उसकी स्पीड क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए, और एक और अभी जो शुरू में हमारी कैंडिडेट आई थी इकरा, उन्होंने भी बताया था कि फोकस्ड बात, इर्द गिर्द की ये जो बात आप लोग शुरू करते हो ना, फर्स्ट ऑफ ऑल एंड सेकेंड ऑफ ऑल एंड आई वुड लाइक टू, यू नो, दीज आर फ्यू स्टेटमेंट्स जो कि टाइम वेस्ट कर रही होती है और एग्जामिनर को की अटेंशन को, यू नो, डिस्ट्रैक्ट कर रही होती है। तो एक्स्ट्रा बातें नहीं बोलनी, अपनी स्पीच की क्लैरिटी रखनी है। बहुत सारी चीजें जैसे कि आपके रोल प्लेयर वाला, या आपका टीचिंग वाला भी, या आपका पेशेंट बैठा हो, उसमें समटाइम्स आपको पेशेंट की लैंग्वेज में बात करनी होती है। और लेकिन यस, जो आपके थ्योरेटिकल स्टेशंस हैं या सिर्फ एग्जामिनर से डिस्कशन वाले हैं या हिस्ट्री वगैरह के हैं, वो आपने अपने जो ज़ाहिर है ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, उसमें यू आर डूइंग इट सो वेल, एग्जामिनर को पता चल रहा होता है कि आप इतना ज्यादा अच्छे तरीके से अपनी नॉलेज को ठीक जगह पर अप्लाई करके बोल रहे हो कि डजंट रियली मैटर कि आप किस जबान में बोल रहे हो। यस, सो यस मैम ऐसे ही है। नहीं मैम, ये नहीं, स्ट्रक्चर गुड, डिस्कशन में इंग्लिश में ही कम्युनिकेट किया था। इवन दैट्स मैडम मेरे ग्रेट। जो स्टेशन है ना वो टाइम से पहले खत्म हो गए थे। मेरे पास 2-3 मिनट बच भी जाते थे हर स्टेशन पे। मतलब जितना एग्जामिनर को नॉलेज चाहिए आपने उतना ही कन्वे करना है, आपने इधर उधर की बात नहीं करनी। बी सिंपल, जबरदस्त, इसका बी मतलब है प्रिसाइज। तैयारी इतना उतना, कितनी सही बात है। बिल्कुल। बस सिंपल और प्रिसाइज रहना है और अपने पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं मारनी। जितना एग्जामिनर पूछना चाह रहा है आप उसको उतना जितना ही कन्वे करें। आप प्रिसाइज रहोगे, टाइम भी सेव होगा। फिर सो ट्रू। हर चीज को अपने लिए खुद ही सिंपल बनाना है। अगर कोई सीए का केस है, या बैठ के कोई स्टेज है, अपनी तरफ से इजी स्टेज बनाओ। एक्सक्यूज मी, इस तरह के स्टेज बनाओ कि फटाफट की सर्जरी लेंस हो और सारी कुछ ठीक हो जाए।
एक्सेप्ट के एग्जामिनर खुद कहे कि नहीं ये तो ये स्टेज नहीं है, तो अपने खुद ही आसान करके बोलते चले जाए। कहीं कुछ रोकना होगा तो एग्जामिनर खुद ही रोक के पूछेंगे। कंग्रेचुलेशन अगेन, थैंक यू फॉर थैंक यू कमिंग। मैम। एडवाइस सारी आप लोगों की बड़ी नो मैडम, ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है है। इस टाइम पे, थैंक यू। थैंक यू मैम। एक और चीज मैं ऐड करना गुड चाह रही थी जी, कि रिजवाना कुछ, एंड कमल। सॉरी मैम, जरूर मैम जरूर बस छोटी सी एक जी, बात थी कि मैडम कई स्टेशन पे ना जरूर लड़कियों जरूर को ये जरूर। कंफ्यूजन होती है कि ना एग्जामिनर ने हमें फाइंडिंग नहीं दी, हमें एग्जामिनेशन की फाइंडिंग्स नहीं दी। मेरे साथ ऐसा 2 स्टेशन पे हुआ था। तो मैडम इसका मतलब ये है कि एग्जामिनर चाह रहे हैं इवन शॉर्ट केस में भी आपने स्टेशन को खुद लीड करना है। आप उनको बताएं आप क्या हम्म इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे, आप अपनी डीडीज के हिसाब से उसको बता के आएं कि मैं अगर मेरा ये हम्म डीडी है तो मैं इसके हिसाब से ये ट्रीटमेंट करूंगी, अगर मेरा ये डीडी है तो मैं इसके हिसाब से ये ट्रीटमेंट करूंगी। तो आप उसमें हम्म कंफ्यूजन, आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। आप बस अपनी जो आपकी नॉलेज है ना उसको आपने उधर मतलब अपना आप देखें कि इसके हिसाब से मैं क्या बना सकती हूँ, इसका डिफरेंशियल क्या हो सकता है, मेरी फर्स्ट पे प्रोविजनल क्या होगा और मेरा सेकंड क्या होगा। तो हम्म ये भी एक चीज मुझे लगता है कि शायद हम लोग कंफ्यूज कर देते हैं, हम लोग डर जाते हैं कि नहीं अब मैं क्या बनाऊं, मुझे कोई फाइंडिंग्स नहीं मिली, मुझे इन्वेस्टिगेशंस भी कुछ नहीं दिया एग्जामिनर ने। तो बस मैडम ये चीजें। बिल्कुल बिल्कुल, ना आपने ना लेके चलते रहना है। गुड, थैंक यू मैम, बिल्कुल थैंक यू सो मच थैंक यू, अगेन, थैंक यू सो थैंक मच। यू थैंक यू अर्ता, थैंक यू जी। रिजवाना एंड कमल। अस्सलाम वालेकुम मैम। वेलकम सलाम जी। मैम ये मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट थी और मैं मतलब मेरा नहीं पास हुआ। तो मैं यहाँ पर मैडम मुझे पता भी है कि मेरी हम्म अपनी क्या शॉर्ट मतलब कहाँ पे मेरी कमी थी और कहाँ पे मैं मतलब अच्छे तरीके से वहाँ पे एग्जाम में परफॉर्म ही नहीं कर हम्म पाई। मैं बस मैडम आज क्लास ज्वाइन हम्म इसलिए की है कि आई जस्ट नीड सम मोटिवेशन। पिछले पूरे 1 साल से नॉन हम्म स्टॉप पढ़ाई की है और प्रिपेरियम आई भी नो, अपना देखा है और मतलब डिलीवरी भी हुई है और सारा कुछ उसमें भी नॉन स्टॉप मतलब जिस माशाल्लाह दिन मेरी डिलीवरी हुई थी मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरी रिटर्न निकल गया था। लेकिन मैंने जनवरी माशाल्लाह, से सो पढ़ना गुड। स्टार्ट किया था। लेकिन लिटरली हम्म मैं मतलब बिल्कुल ऐसे ड्रेन नहीं बंदा हो जाता कि जिस दिन मेरी डिलीवरी थी हम्म हम्म आवाज कट गई है जी। उससे वेरी नेक्स्ट डे भी मैडम जी, मैंने बुक बुक पकड़ी हुई थी। लाइक वो पीरियड रेस्ट कम करने का ऑन। होता है। ओहो रिजवाना, मेरी बात सुनो। एक बात तो पहले मेरी आप सुने। पहले तो ज्यादा इम्पोर्टेंट बात कि माशाल्लाह यू हैव अ बेबी, और ये तो बहुत ही अच्छी खबर है, और कंग्रेचुलेशंस, वो ज्यादा बड़ी अचीवमेंट है माशाल्लाह। और एक दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाता है ना, वो बड़ा इमेच्योर डॉक्टर होता है, सच्ची बात है। वैसे आई एम वेरी हैप्पी फॉर ऑल दोज हु पास्ड, लेकिन इन अटेम्प्ट्स का लाइफ टाइम में आगे जाके आपको मैटर ही नहीं करेगा, बल्कि यू विल रियलाइज कि एवरी अदर, हर अगली अटेम्प्ट में आप क्या सीख कर निकले हो, आपने सोचा ही नहीं थी ये बात। जब आप इंशाल्लाह आगे खुद अपने प्रैक्टिस में आओगे, इंडिपेंडेंटली आपको काम करना पड़ेगा, यू विल रियलाइज कि हर अगली अटेम्प्ट में ने आपको कितना मेच्योर और कितना कॉम्पिटेंट बनाया, और कितना ढीठ भी बनाया। क्योंकि मैं देखो अपनी हर क्लास में शायद ये बात करती हूँ कि ये एग्जाम एक बहुत छोटा सा सेगमेंट है आपकी ट्रेनिंग का, जो कि आपको ट्रेन कर रहा है दुनिया को फेस करने के लिए। यू विल बी सिटिंग इन योर क्लिनिक, यू विल बी फेसिंग मेनी पेशेंट्स, अटेंडेंट्स, यू विल बी फेसिंग, अल्लाह ना करे लेकिन हम सब इंसान हैं और हम सब डॉक्टर्स हैं, हम सब कॉम्प्लिकेशंस में से गुजरते हैं। जो ये कहता है कि उसने कभी कॉम्प्लिकेशन नहीं देखी, इसका मतलब है उसने कभी कोई काम या कभी सर्जरी नहीं की। जो सर्जरीज करता है, जो पेशेंट्स डील करता है, वो एक इंसान है और वो कॉम्प्लिकेशन में से गुजरेगा ही गुजरेगा। तो खुदा ना खास्ता लेकिन कॉम्प्लिकेशन को भी आपको फेस करना पड़ता है, एंड यू विल रियलाइज कि ये एग्जाम की जो ड्रिल है ना, जो सख्ती है, आपको जब तक ढीठ नहीं बनाएगा, आप आगे जाकर उन चीजों को फेस नहीं कर सकते। और शायद वो वाले मोमेंट्स, यानी खुदा ना खास्ता डिफिकल्ट मोमेंट्स इन योर क्लिनिकल प्रैक्टिस, व्हेन यू नो आप एक वार्ड को लीड कर रहे होगे, आप यू विल बी द ओनली सीनियर मोस्ट पर्सन डीलिंग विद सो मेनी लाइव्स इन योर डिपार्टमेंट, एटसेट्रा एटसेट्रा, देन यू विल रियलाइज कि वो मोमेंट शायद ज्यादा मैटर करते हैं इस एग्जाम से। तो ये एग्जाम एक उस चीज की प्रैक्टिस है, तो इसका इसलिए जिसका नहीं भी पास हुआ, आप सोच नहीं सकते हो कि ये आपको कितना डीट बनाकर निकालेगा। जैसे अभी पिछली एक पासिंग कैंडिडेट आई क्लास में, उन्होंने मेंशन किया कि शी रियलाइज दिस थिंग कि जब तक वो आंखों में आंखें डाल के एग्जामिनर को अपनी बात जस्टिफाई नहीं, जब जिस दिन उन्होंने की उसी दिन उनका एग्जाम पास हुआ।
तो बेसिकली ये आपकी पर्सनैलिटी जब तक यू नो ऐसी नहीं बनेगी कि एग्जामिनर को आप आंखों में आंखें डालकर कहोगे कि व्हाट आर यू आस्किंग मी, मतलब इज दिस योर क्वेश्चन, कि ये सवाल आप कर रहे हो, इसकी तो सवाल ही नहीं बनता। आपका ऐसा जेस्चर जब तक नहीं होगा तब तक आप आगे जाके डिपार्टमेंट्स को लीड करना, लाइफ्स को सेव इंडिपेंडेंटली करना, थोड़ा वो वाली पर्सनालिटी चाहिए इसके लिए। और इसके लिए कोई बात नहीं, वैसी पर्सनालिटी बनने के लिए अगर आपकी एक दो अटेम्प्ट्स मिस भी हो जाए या खुदा ना खास्ता नहीं भी पास, इसलिए कोई मुझे कहता है ना कि हमारी ये थर्ड अटेम्प्ट है और अगला रिटर्न है, रिटर्न देना पड़ जाएगा, मैं ये अटेम्प्ट, ये अटेम्प्ट डज नॉट मैटर, डोंट मिस एनी अटेम्प्ट एट ऑल। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि इस वक्त आप लोगों की तैयारी हुई हुई है, ये अटेम्प्ट मिस करके 4-6 महीने बाद ये एग्जाम होना, उसके बाद अगले 4 महीने बाद अगला, एक साल तो आपका इधर ही वेस्ट। दूसरा ये कि अगर आपका मिस करके भी अटेम्प्ट ना पास हुई तो क्या 2 साल लगा दोगे एग्जाम पास करने में? आप चुप करके ये एग्जाम, तो आपका इसी तैयारी में ही अगला एग्जाम पास हो जाना है। तो एक चीज तो ये है कि इस एग्जाम को सर पे नहीं सवार करना। आई नो ये एज ग्रुप भी ऐसा होता है कि आप फैमिली भी का भी सिस्टम चल रहा होता है, यू आर हैविंग चिल्ड्रन एट द सेम टाइम, आपके फैमिली कमिटमेंट्स थोड़ी और तरह की होती है स्टेज पे, बट साथ साथ एग्जाम भी देना होता है। बट बट ये है कि हर चीज को प्रायोरिटी दे के, यस योर बेबी इज योर प्रायोरिटी नो डाउट, माशाल्लाह, उसकी सेलिब्रेशन करो, उसको देख के भी खुश हो क्योंकि वो ज्यादा बड़ी अचीवमेंट हो गई। मैम एग्जाम वो तो आपको ट्रेन करने के लिए एक्चुअली, सो डोंट वरी। ठीक है, और अगला अटेम्प्ट इसी तैयारी में दें विदाउट एनी ब्रेक। चलो तैयारी में ब्रेक नहीं लानी। जिसका पास नहीं हुआ वो ये ना समझे कि मैं 2 हफ्ते रेस्ट करके बुक्स खोलूंगी, नो। अपनी तैयारी उसी टेम्परामेंट के साथ जारी रखें, क्योंकि अगर 2 हफ्ते बाद बुक्स खोली तो महीना तो बैठने में लग जाने और फिर वहीं के वहीं आके खड़े हो जाना। इस वक्त आप बहुत अच्छी जगह पर खड़े हो तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इसको इधर ही मेंटेन करके अपनी तैयारी आगे करें, इंशाल्लाह पास हो जाना है, डोंट वरी। ठीक है रिजवाना? इंशाल्लाह। जी मैम, थैंक यू। तो और ये एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें आंसू बहाए जाए, बस ये मैम एग्जाम आपको मैं बहादुर बनाने के लिए। ऐसे और मैंने माशाल्लाह, जिस दिन से मैडम हुआ है नहीं रिजल्ट आया, मेरा किसी से बात करने को दिल नहीं किया। मैंने बस मैं आपका मैसेज देखा कि इस टॉपिक पे डिस्कशन है, तो बस मैंने क्लास ज्वाइन कर ली और बस मैं तो ऐसे बहुत रोने के लिए अच्छा तैयार किया। तैयार बैठी हुई थी। नहीं, मैंने आपको बताया ना, देखो पूरे आपकी लाइफ में इस एग्जाम की जो इम्पोर्टेंस है उसको उतनी ही इम्पोर्टेंस दो। इट्स अ पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग एक्चुअली। ये ना सिर्फ आपको पेशेंट्स और अटेंडेंट्स फेस करने का तरीका आपको आता है, क्योंकि वो एक एग्जाम सिनेरियो ऐसा होता है, क्लिनिक पे बैठ के तो फिर भी दिमाग चल रहा होता है, एग्जाम सिनेरियो में व्हेन यू नो कि बेल बज जानी है, अगला स्टेशन पता नहीं किस चीज का है, मेरे सामने इतना बड़ा प्रोफेसर बैठा हुआ है, एक एग्जामिनर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और पता नहीं मेरी ये चीज मैं लेके आई हूँ नहीं लाई, मेरे हाथ से ये गिर रहा है वो, उसमें अगर आप चीजें संभाल के निकल रहे हो ना, तो फिर आप क्लिनिक की हर सिचुएशन संभाल सकते हो। दूसरी चीज ये कि जब आप पास नहीं होते हो ना, तो ये आपको ढीठ से ढीठ कर बनाता जाता है। वो आपको इतना ढीठ बना देता है कि आपको पता होता है कि व्हेन यू आर राइट, तो फिर कोई और चीज आपको रॉन्ग नहीं कह सकती। तो ये आपकी पर्सनालिटी बिल्डिंग का एक प्रोसेस है, सो इसको इतनी ही इंपॉर्टेंस दो, इस पे आंसू बहाने की जरूरत नहीं होती, ब्रेव बनने की जरूरत होती। ठीक है, जी मैम, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच मैम। चलो, वेलकम, मोस्ट वेलकम। जी, और कोई एडवाइस या कमेंट? जी कमल। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मैम मैं ना एमएससी कैंडिडेट हूँ। मेरी 3 हम्म अटेम्प्ट पास नहीं हुई। मैम मैंने हम्म जो है तीनों अटेम्प्ट्स में वार्ड में जाके भी किया है, सीनियर्स को प्रेजेंट भी किया है, लेक्चर्स भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, मतलब नहीं लेकिन नहीं हुआ। मैम ये हम्म यूएचएस की अटेम्प्ट्स होती हैं, तो कितनी मैम ये अटेम्प्ट्स होती हैं यूएचएस की? मैम 4 होती हैं। तो मैम ये मेरी अब ठीक है, लास्ट अटेम्प्ट, फिर फिर रिटर्न 4 होगा। के बाद क्या होता है? फिर मैम रिटर्न हो जाता है। ठीक है, ठीक है। मैम जैसे जैसे मैम हमारी डेट आने वाली है, तो मैम जैसे जैसे डेट आने वाली है ना मैम, मेरी एंजाइटी में बहुत आई आई नो डोंट नो। आई नो आई नो, मुझे पता है। कब है आपका एग्जाम, कब है? मैम दिसंबर में एक्सपेक्टेड है मैम, मिड ऑफ दिसंबर में हो जाएगा या एंड ऑफ दिसंबर में हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो अच्छा देखो, 2-3 चीजें, नो डाउट आप सही कह रहे हो, कई दफा समझ ही नहीं आती कि हो क्या रहा है। मुझे ऐसे लगता है कि आप जो कुछ आप कर चुके हो, आई एम ग्लैड कि आपके माशाल्लाह सीनियर्स भी अवेलेबल है, एवरीवन इज देयर। एक काम करो, आई होप कि यू गेट समबडी, इवन इफ यू डोंट, आप वहीं पे खड़े खड़े डिपार्टमेंट में ही अपने किसी जानने वाले को अपने सर पे खड़ा कर लो।
स्टॉप वॉच रख के पेशेंट के ऊपर परफॉर्म करके पूरा आप लोगों का एग्जाम एक्सटेंडेड वर्क्स पैटर्न ही होता है, मुझे लगता है इसमें शॉर्ट केसेस और लॉन्ग केसेस होते हैं, है ना? मैम दिन होते हैं मैम, हमारे एक्सटेंडेड टॉक्स की मैम पहले होते हैं 10 स्टेशन एक दिन, फिर ठीक उससे है। अगले दिन 4 ऑप्स के स्टेशन होते हैं और 4 ऑप्स के शॉर्ट केसेस होते हैं और मैम एक गायनी का लॉन्ग केस होता है, और इन तीनों को परफेक्ट। सेपरेटली पास करना होता है। तो हाँ, अगर एक भी रह जाता है तो सारे रह जाते हैं। आई नो। तो इसके अंदर आपने काम करना है। आपको कहाँ डेफिशिएंसी ज्यादा लगी अपने लास्ट एग्जाम में? मैम मुझे लगता है शायद शॉर्ट केस में मैं इतनी स्पॉन्टेनियस नहीं हूँ कि यानी मैं ये नहीं अंडरस्टैंड कर पाती कि एग्जामिनर मुझसे क्या एक्सपेक्ट करता है, और शायद मैं कुछ चीज़ों को जो है वो आगे पीछे कर देती हूँ शायद। मैम लॉन्ग केस तो मेरा हम्म। अच्छा हुआ था मैम, लॉन्ग केस तो मेरा लास्ट दोनों अटेम्प्ट्स में अच्छा हुआ था, एग्जामिनर हम्म। सेटिस्फाइड। तो यानी जो शॉर्ट केस तो में मुझे इसके लगता अंदर आपने ना स्टॉप वॉच रखना है अपने सर पे। अगर तो कोई और कैंडिडेट ही हो तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो बहुत क्रिटिकली देखेंगे। तो अपने सर पे खड़ा करके साथ स्टॉप वॉच रख के शॉर्ट केसेस की प्रैक्टिस करनी है। और फिर डिस्कस करना है जितना ज्यादा, क्योंकि अब महीना ही रह गया। और उसके अलावा तो ऑब्वियसली हमारी क्लासेस होंगी वीकली, आप ही प्रेजेंट करते जाओ बेशक। जी तो मैम। क्योंकि आपका एग्जाम भी है, तो वी डोंट माइंड जी दैट। तो बेशक कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, आप मुझे पर्सनल उस पे सेंड कर दो तो हम वो टॉपिक्स पहले कवर कर लेंगे। और बाकी तो आई एम श्योर आपकी तैयारी मुकम्मल है। और देखो, ये तो सोचने की जरूरत ही नहीं है कि फोर्थ अटेम्प्ट है क्या है। अल्लाह ना करे कि अगर रिटर्न को भी देने की जरूरत पड़ जाए इंसान को, एकदम से धचका सा तो लगता है यार रिटर्न देना पड़ेगा, लेकिन आई एम टेलिंग यू ऐसे केसेस में रिटर्न पहली टाइम में वैसे ही पास हो जाता है, क्योंकि आप लोग इतना कुछ देख चुके होते हो वाइवो में, इतनी तैयारियां कर चुके होते हो कि रिटर्न तो अब कुछ भी नहीं रह जाता आपके लिए। तो वो उसकी तो कोई परेशानी नहीं है। सो रिलैक्स। लेकिन इसलिए रिटर्न को तो सर पे ना सवार करो कि रिटर्न देना पड़ जाएगा या क्या देना पड़ जाएगा। लेकिन इंशाल्लाह पूरा जोर लगाओ। और अब तो बस ग्रुप स्टडी का ही टाइम है, अब उसी में आप करो तो इंशाल्लाह हो जाएगा, डोंट वरी। मैम एक और था मैम, मैं क्योंकि मैम पेरिफेरी में हूँ तो मैं यहाँ पे अपने हॉस्पिटल में जाती हूँ, हमारा टीचिंग ही हॉस्पिटल है साहिवाल में। लेकिन मैम मैं ये चाह रही थी कि इस दफ़ा अगर मैं लाहौर में आके तैयारी करूँ तो मैम क्या ज़्यादा बेहतर चांसेस हो जाएंगे? देखो, बात यह है कि साहिवाल में भी बड़े अच्छे हॉस्पिटल्स हैं और आई एम श्योर एक्सपोजर आपका पेशेंट्स पे मिल रहा होगा। जी अगर मैम आप बहुत आना भी चाहो तो फिर मैं कहूंगी आखिरी दिनों में तो ना आना है, 2 हफ्तों के लिए आ जाओ लाहौर। लाहौर में तो फिर हर तरह का आपको मिलेगा, यू नो वी हैव इतना टर्शरी केयर है, आपको लोग भी मिल जाएंगे जो खड़े होके सुने आई एम श्योर। क्योंकि जिन्ना हॉस्पिटल चल जाओ, सर्विसेज एलजीएच सारे अस्पताल भरे हुए हैं यहाँ। और पेशेंट्स वहां बैठे हैं कि हमें कोई आके देख ले। तो जी। आप करो बिल्कुल इंशाल्लाह थैंक यू मैम, आराम बस से। मैम। देर इज नो हार्म, साहिवाल इतना दूर भी नहीं है। आप अगर 2 लोग हो तो 2 दोस्तें आके आ जाओ लाहौर। लोग आते हैं यहाँ पे, बड़े अच्छा हॉस्टल में रहते हैं, और 2 हफ्ते फुल ऑन तैयारी करके जाओ। जी मैम। जी मैम थैंक यू सुबह मैम। चले जाया करना वार्डों में, 8 बजे या 10 बजे चले जाया करना, शाम को 6 बजे वार्ड से आया करना। और करो बिल्कुल, दिस इज अ वेरी गुड आइडिया। लाहौर में मैं भी हूँ, मिलना हो तो आ जाना बेशक, मैं भी कोई हेल्प कर सकती हूँ तो जरूर आ जाना। आई सेंड यू माई लोकेशन। ठीक है, वो तो कोई ऐसी बात नहीं। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग देयर। मोस्ट वेलकम जी। सो गुड, बड़े अच्छे जी। किसी ने हाथ खड़ा किया हुआ है शायद। ओके। सो कोई क्वेश्चन और कोई कमेंट बताएं। और आई एम ग्लैड कि काफी लोग आए हैं, हर तरह के एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। बट बात वही है कि एक तो डिसहार्ट नहीं होना, इट्स पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग, आई एम टेलिंग यू। दूसरी चीज ये कि ब्रेक नहीं देनी। जिसका पास नहीं हुआ वो प्लीज ब्रेक ना दे, कोई इतने बड़ा धचका ना ले। आप कंटिन्यू करो इस तैयारी को, इसी तैयारी को कंटिन्यू करो, इसी मोमेंटम के साथ इंशाल्लाह। और फिर सिर्फ तभी एग्जाम पास होगा। ब्रेक दे दी ना, एक आधा महीना वैसे ही जाया, और फिर गए काम से। अगर अगली अटेम्प्ट पास करनी है, डोंट गिव एनी ब्रेक, कंटिन्यू योर स्टडीज एंड इंशाल्लाह यू विल पास। ठीक है, चलो गुड लक। और हम फिर इंशाल्लाह अगले, मेरा ख्याल है वेनेसडे का 10 to